we are going to talk about chapter 3 of economics, that is standard 10th. तो आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो स्टैंडर्ड 10th के इकोनॉमिक्स बुक्स का चैप्टर नंबर 3 है. जी हाँ, मनी एंड क्रेडिट. सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मनी एंड क्रेडिट. सबसे पहले ये मनी होती क्या चीज है? तो जब पुराने जमाने में हम रहते थे, जब हम नोमैड्स थे, तो हम अपनी सारी जरूरतें लाइक फूड, क्लोथिंग, वो नेचर से पूरी करते थे. भूख लगी, फल तोड़ के खा लिए, कपड़े पत्ते से और स्किन्स को, एनिमल स्किन्स को पहन लिया. तो हम अपनी सारी जरूरतें उसी वक्त पूरी कर लेते थे विद द हेल्प ऑफ नेचर. किसी से कुछ लेना नहीं पड़ता था. बट जैसे जैसे इकोनॉमीज ग्रो करने लगी, लोग एक सेटल्ड लाइफ जीने लगे, वो अपनी सारी जरूरत पूरी नहीं कर पाते. अब क्या करना था? उनको अपनी जरूरतों के लिए किसी और से चीजें लेनी पड़ती थी. तो वो कैसे सामान लेते? तो उस वक्त वो उन्होंने यूज किया द बार्टर सिस्टम. ओके, सो फर्स्ट थिंग इज बार्टर सिस्टम जो यूज किया गया. व्हाट इज द बार्टर सिस्टम? सो व्हाट इज बार्टर सिस्टम? बार्टर सिस्टम वाज अ सिस्टम ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. एक पर्सन को अगर एप्पल्स चाहिए, इफ ही नीड्स एप्पल्स एंड ही हैज राइस, अ पर्सन इफ ही नीड्स एप्पल्स एंड ही हैज राइस, और यहां पे एक दूसरा पर्सन है जिसके पास एप्पल्स हैं बट इसको चाहिए राइस. ठीक है, ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी है. ए पर्सन के पास एप्पल्स हैं और उसे राइस चाहिए. बी पर्सन के पास राइस है, उसे एप्पल्स चाहिए. क्या करेंगे? दे विल एक्सचेंज देयर गुड्स. अपने गुड्स को एक्सचेंज कर लेंगे. इस सिस्टम को कहा जाता है बार्टर सिस्टम. दैट इज अ सिस्टम वेयर गुड्स कैन बी एक्सचेंज्ड विद वन अनदर. तो जब मनी नहीं था तो लोग इसी तरह से गुड्स को एक्सचेंज करते थे. और इस एक्सचेंज सिस्टम में दो बड़ी प्रॉब्लम्स थी. वन प्रॉब्लम थी कि जिसको कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. ठीक है, ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स क्या है? आपको जो चाहिए वो अगले के पास होना चाहिए, और अगले के पास जो है वो आपके पास होना चाहिए. उसको कहा जाता था डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. तो आपके बार्टर सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट फीचर था डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. यू हैव एप्पल्स एंड यू वांट राइस, so you have to look for a person who has rice and wants apple. और ऐसे ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता था कि कैसे ढूंढे. तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट लिमिटेशन थी बार्टर सिस्टम की, जिसको कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. एक और प्रॉब्लम था, कैसे मेजर करेंगे? तो सेकंड वाज लैक ऑफ मेजर. कितने किलो एप्पल्स के बदले कितने किलो राइस लिया जाए? क्योंकि सबको अपने गुड्स ज्यादा वैल्यूएबल लगते थे, तो कैसे एक्सचेंज करें? कितने एप्पल्स के बदले कितने राइस लें? चलो एप्पल और राइस तो वे कर सकते हैं, लेकिन अगर आप क्लॉथ ले रहे हैं तो कितने एप्पल के बदले कितना कपड़ा मिलेगा? तो ये सारी प्रॉब्लम्स बार्टर सिस्टम के साथ आई
और इन्हीं प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए मनी का आविष्कार हुआ। और मनी जब आया तो उसने ये दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया। और इसीलिए हम कहते हैं कि मनी इज एनीथिंग दैट इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड इज यूज्ड एज अ मेजर ऑफ वैल्यू। तो नेक्स्ट हम लोग करते हैं डेफिनेशन ऑफ मनी। वी हैड डिस्कस्ड व्हाट इज बार्टर सिस्टम एंड क्या उसकी प्रॉब्लम्स थी। तो उन्हीं को सॉल्व करने के लिए आया मनी। व्हाट इज मनी? So when we say that money is anything that is accepted as a medium of exchange, what do you mean by this? It means that with money you can buy anything. With money you can buy anything. Like if you have rice, you can sell it for money. And with the money you have, you can buy apples. ये क्या कर सकते हैं? आपके पास जो राइस था उसको आप पैसे के बदले बेच दें और उस पैसे से एप्पल्स खरीद लें। तो इस सेंस में मनी क्या करता है? जो प्रॉब्लम थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स की, जो प्रॉब्लम थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स की, उसको रिमूव कर देता है। तो मनी इज यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, बिकॉज एवरीथिंग, कोई भी तरह का गुड या कोई भी तरह का सर्विस आप एक्सचेंज कर सकते हैं किसकी मदद से? मनी की मदद से। और इसलिए ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स वाली प्रॉब्लम इसको रिमूव कर देता है। सेकेंड आता है इट हैज मेजर ऑफ वैल्यू। दैट मीन्स एवरीथिंग कैन बी कंपेयर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। हर चीज को आप कंपेयर कर सकते हैं मनी के टर्म्स में। लाइक इफ यू आर बाइंग 1 बॉटल ऑफ वाटर तो हो गया ₹20। यानी पानी को किससे कंपेयर किया? मनी से। 1 kg ऑफ राइस इक्वल टू ₹50। राइस को किससे कंपेयर किया? तो मनी से। सिमिलरली एक सिंपल हेयर कट, उसका भी टर्म किसके टर्म्स में हो सकता है? मनी के टर्म्स में हो सकता है। तो मनी के टर्म्स से हम सारी चीजों को मेजर कर सकते हैं, इसीलिए उसे कहा जाता है मेजर ऑफ वैल्यू। बिकॉज ऑफ दीज 2 इम्पॉर्टेंट फंक्शंस, 2 इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है? मेजर ऑफ वैल्यू एंड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी को हम डिफाइन करते हैं मनी इज एनीथिंग। अभी हम लोग बात करेंगे एनीथिंग क्या क्या हो सकता है। तो मनी इज एनीथिंग दैट इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड हैज मेजर ऑफ वैल्यू। अब एनीथिंग क्या है? आप अपने सामान के बदले दूसरा सामान ले सकते हैं। तो एनीथिंग कैन बी कोई भी गुड्स। आप अपने सामान के बदले किसी की सर्विसेज ले सकते हैं, तो इट कैन बी सर्विसेज। पहले जमाने में गोल्ड से चीजें एक्सचेंज हो जाती थी, तो इट कैन बी गोल्ड और सिल्वर। और बाद में सिक्के बनने लगे गोल्ड, सिल्वर और कॉपर के, तो कॉपर कॉइन्स। और जब आप सिल्क रूट की बात पढ़ते हैं तो वहां पढ़ते हैं कि कौड़ी को एक्सचेंज किया जाता है। तो कोई भी चीज जिसके बदले आप अपना सामान बेचने को तैयार होते हैं, दैट इज टर्म्ड एज अ मनी। इट कैन बी आइदर गुड्स, एनी गुड, एनी सर्विस, एनी गोल्ड, एनी सिल्वर, कॉपर कॉइन्स, इवन कैटल। तो कोई भी चीज जिसके बिहाफ पे आप सामान एक्सचेंज करते हैं, दैट इज मनी। सो नेक्स्ट विल कम टू एवोल्यूशन ऑफ मनी।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ मनी। मनी कैसे कैसे इवॉल्व हुआ। तो पुराने जमाने में जब मनी यूज नहीं होती थी, बार्टर सिस्टम था, तो हम लोग गुड्स कोई भी सामान एक्सचेंज करते थे। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग क्या यूज करने लगे, तो फूड ग्रेन्स, कैटल, उनके बदले सामान एक्सचेंज करते थे। फिर जब डेवलप हुआ तो कॉइन्स बनने लगे, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, इस तरह के कॉइन्स बनने लगे, इनकी मिंटिंग स्टार्ट हो गई। राजा जो होते थे वो सिक्के बनवाते थे जिन पे उनका फोटो होता था, किस ईयर में बना वो होता था, या उनका कोई भी बहादुरी का कोई किस्सा होता था उस फोटो पे, तो उन्होंने सिक्के बनवाने स्टार्ट कर दिए। दैट मीन्स मिंटिंग ऑफ कॉइन्स स्टार्टेड। धीरे धीरे अब जब हम मॉडर्न करेंसी की बात करते हैं, तो मॉडर्न करेंसी में हम दो तरह के करेंसी को जानते हैं। वन इज योर कॉइन्स, दैट इज मेटालिक कॉइन्स जो अलॉयज से बने होते हैं, और दूसरा बात करते हैं नोट्स, जिसको कहते हैं पेपर करेंसी। ओके, तो मॉडर्न करेंसी में क्या आया, आपके कॉइन्स आ गए, आपके नोट्स आ गए। फिर अगर आप बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो आप चेक यूज कर सकते हैं, और आजकल की बात करें तो आप डिजिटल ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, दैट इज यूज ऑफ डिजिटल मनी। लेकिन हमारी बुक में जो दिया है, मॉडर्न करेंसी में बेसिकली दो चीज थे, एक कॉइन्स और एक नोट्स, यानी पेपर करेंसी। जैसे पुराने जमाने में जो चीजें यूज होती थी उनकी अपनी एक वैल्यू होती थी, अपनी एक वैल्यू होती थी, लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, इन सब की अपनी एक वैल्यू होती थी। दिस मॉडर्न करेंसी डज नॉट हैव इट्स ओन वैल्यू, इट डज नॉट हैव इट्स ओन वैल्यू। इसकी खुद की वैल्यू कुछ भी नहीं है। फिर भी हम इस करेंसी को एक्सेप्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इस पे गवर्नर ऑफ आरबीआई, क्योंकि इस पे गवर्नर ऑफ आरबीआई का सिग्नेचर होता है, जो इसे बना देता है लीगल टेंडर, जो इसे बना देता है लीगल टेंडर। सो वी एक्सेप्ट मनी because it is a legal tender. That means it has been stated by the government to accept it. अलग अलग देश हैं, अलग अलग करेंसी है। लाइक चाइना में येन है, फिर अमेरिका में तो चाइना का येन है, फिर रशिया का रियाद है, फिर डॉलर, पाउंड्स, और उसी तरह से इंडिया में आता है रुपीस। ये रुपीस की अपनी कोई वैल्यू नहीं है, बट फिर भी हम इस रुपी को एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि उस पे आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर है, जो इसे एक लीगल टेंडर बना देता है, जिसको हमें यूज करना है, एक्सेप्ट करना है। विद इन द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया आप इसको लेने से इनकार नहीं कर सकते। सो पुरानी करेंसी की अपनी वैल्यू थी, लेकिन मॉडर्न करेंसी की अपनी खुद की वैल्यू नहीं है। क्यों लेते हैं? क्योंकि आरबीआई ने इसे बना दिया है लीगल टेंडर, और इसीलिए हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो हमने बताया कि आरबीआई ने उसे लीगल टेंडर बनाया, इसीलिए हम रुपी को लेने से इनकार नहीं कर सकते। विद इन इंडिया आप रुपी को कहीं भी लेने से इनकार नहीं कर सकते। तो व्हाट इज आरबीआई?
RBI is the apex bank. It is the main bank of India. और ये apex bank इसको स्टेटस मिला है बिकॉज ऑफ द स्टैट्यूटरी लॉ, और स्टैट्यूटरी लॉ की वजह से आरबीआई को बनाया गया था 1932 में। आरबीआई के अंदर सारे बैंक्स होते हैं, चाहे वो कोई कमर्शियल बैंक हो, चाहे वो कोऑपरेटिव बैंक हो, चाहे स्पेशलाइज्ड बैंक हो, सारे बैंक आरबीआई के अंडर में आते हैं। और इसी तरह जितनी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो पैसे से काम करती हैं वो सब भी आरबीआई के अंडर आती हैं। यानी आरबीआई इनका गार्जियन है और ये उनके बच्चे हैं, और इसीलिए इनको आरबीआई के सारे रूल्स को मानना पड़ता है। अब आता है बैंक कैसे वर्क करता है। तो पब्लिक के पास जो एक्स्ट्रा पैसा है पब्लिक इसको जाके बैंक में जमा कर देती है। तो व्हाट डू द बैंक्स डू? दे एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक। पब्लिक का पैसा ये लेती है और इसको अपने पास नहीं रखती। इस पैसे को फिर वो क्या कर देती है? इट लेंड्स टू अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ऐसे फर्म्स जिनको पैसे का काम है फॉर प्रोडक्शन एक्टिविटीज, उनको ये लेंड कर देती है। अब बैंक के पास सपोज 50,000 डिपॉजिट आया, ठीक, 50,000 डिपॉजिट आया। अब बैंक क्या करेगी? ये पूरा पैसा लोन में नहीं दे सकती, इसको क्या करना पड़ेगा? कुछ पैसा, कुछ अमाउंट ऑफ पैसा इसको अपने पास रखना पड़ेगा, खुद अपने पास, लाइक 10,000 अपने पास रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा? ताकि पब्लिक अगर पैसा मांगे, अगर वापस पैसा मांगने आ जाए तो ये पैसा उसको दे दे। तो ये कुछ पैसा, सपोज 10,000 ऑफ 50,000 रोक लेती है टू पे एज डिमांड डिपॉजिट्स, डीडी। डिमांड डिपॉजिट्स क्या है? पार्ट ऑफ द मनी विच बैंक कीप्स विथ हिमसेल्फ, पार्ट और proportion of the deposits which the bank keeps with itself to pay back to the public on demand. जब पब्लिक डिमांड करे, जब पब्लिक मांगे तो वो पैसा उसको दे सके, इसलिए ये पैसा रोकते हैं और इस पैसे को हम लोग कहते हैं डिमांड डिपॉजिट्स। बाकी जो बचा 40,000 ये लोन एक्टिविटीज में पब्लिक को दे देती है, ठीक है। अब आपका जो पैसा है आपने बैंक से मांगा तो आप दो तरह से उसे निकाल सकते हैं। ये डिमांड डिपॉजिट्स आप दो तरह से विड्रॉ कर सकते हैं, या तो आप कैश निकाल सकते हैं, या अगर आपको किसी और को पेमेंट देना है तो आप क्या कर सकते हैं? उसके नाम पे चेक इशू कर सकते हैं, ठीक है। तो या तो आप कैश के थ्रू देंगे या तो आप चेक के थ्रू दे सकते हैं। नाउ व्हाट इज अ चेक? बैंक से अगर आपको पैसा निकालना है या किसी को पेमेंट देना है तो या तो आप कैश में निकाल सकते हैं या उसके नाम पे चेक इशू कर सकते हैं। तो व्हाट इज अ चेक? अ चेक इज अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सन्स अकाउंट। अगर हम चेक दे रहे हैं तो मेरे अकाउंट से पैसा निकलेगा टू द पर्सन इन हुज नेम द चेक हैज बीन इशूड, और मेरे अकाउंट से पैसा निकल के किसके अकाउंट में जाएगा? तो जिसके नाम पे हमने चेक काटा है उसके नाम पे चेक जाएगा, उसके नाम पे वो पैसा चला जाएगा। यानी मेरा अकाउंट डेबिट हो जाएगा और जिसके अकाउंट में पैसा गया उसका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो चेक भी आपको सेटलमेंट करने में मदद करता है। अगर आप किसी से सामान लेते हैं या सर्विस लेते हैं तो आप उसको चेक के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे चेक को भी इंक्लूड किया गया है। आपके बुक्स में एक स्पेसिमेन है और एक स्पेसिमेन हम भी दे रहे हैं। चेक दो तरह के होते हैं, एक बियरर और एक अकाउंट पे। बियरर होगा तो वो कोई भी अपने अकाउंट में लगा सकता है,
उसको सिक्योर बनाने के लिए जनरली चेक में एक पैरेलल लाइन बना दी जाती है, जिससे वो अकाउंट पेई हो जाता है, यानी कि जिसके नाम का चेक है उसी के अकाउंट में लगेगा, किसी और के अकाउंट में नहीं लगेगा. सो दैट इज व्हाट इज अ चेक. Now we are going to do the loan activities of a bank. बैंक जो पैसा पब्लिक से लेता है उसका क्या करता है. So this is the public. ये पब्लिक है. पब्लिक का पैसा एक्सेप्ट करता है एज डिपॉजिट्स. पब्लिक से पैसा लेता है एज डिपॉजिट्स. और ये पैसा वो लोन दे देता है, लेंड कर देता है एज लोन टू फर्म्स. फर्म्स या जिसको पैसे की जरूरत है. तो बैंक क्या करता है, एक मीडिएटर का काम करता है. वो उनको लिंक करता है जिसके पास सरप्लस है, जिनके पास सरप्लस है. किसके साथ लिंक करता है, जिनको उसकी जरूरत है. तो इट इज अ लिंक बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस एंड हु आर इन नीड ऑफ मनी. तो बैंक इस तरह से एक मीडिएटर का काम करता है, पब्लिक का पैसा एक्सेप्ट करता है और वही पैसा फर्म्स को लोन दे देता है. लेकिन जब बैंक पैसा जमा करता है, तो अभी जैसे हम लोग ने लास्ट क्लास में पढ़ा, जितना भी इसका डिपॉजिट्स होता है, जितना भी डिपॉजिट्स होता है, ये उसका कुछ पार्ट अपने पास रोक रखता है एज रिजर्व. इट कीप्स अ पार्ट ऑफ द डिपॉजिट विथ इटसेल्फ एज रिजर्व. और ये किसने कहा है इसको रिजर्व रखने, तो आरबीआई ने कहा है. तो ये एक रिजर्व रख लेता है ताकि पब्लिक जब पैसा मांगने आए तो इस रिजर्व से उसको पे बैक कर सके. बाकी जो पैसा बचा, दिस होल अमाउंट, ये जो पैसा बचा, इसको ये क्या करेगा, ये लोन में दे देगा टू द फर्म्स. अब क्या होता है, बैंक जब आपसे पैसा रखता है तो आप बैंक में सेविंग अकाउंट खोलते हैं और उसमें पैसा डालते हैं. आपको इंटरेस्ट मिलता है 3%. सपोज बहुत कम. सेविंग अकाउंट में बहुत कम इंटरेस्ट होता है, करंट अकाउंट में तो होता ही नहीं. तो आपको बहुत कम इंटरेस्ट मिलता है. बट आपका पैसा जब बैंक फर्म को देता है तो उससे लोन लेता है, उसको लोन पे देता है 13%. ठीक. ये जो डिफरेंस है बिटवीन द इंटरेस्ट रेट्स, रेट ऑफ लेंडिंग एंड रेट ऑफ बोरोइंग, ये बैंक का प्रॉफिट हो जाता है. इट इज अ प्रॉफिट फॉर बैंक. ठीक है. तो ये जो डिफरेंस है बिटवीन लेंडिंग एंड बोरोइंग, ये बन जाता है बैंक का प्रॉफिट. सो दिस इज द वर्किंग ऑफ अ बैंक और द लोन एक्टिविटीज ऑफ अ बैंक. बैंक क्या करता है, पब्लिक से पैसा लेता है, फर्म्स को पैसा देता है. इस तरह से वो एक मीडिएटर का काम करता है, एक लिंक बनता है बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस और वो जिनको पैसे की जरूरत है. आपका पब्लिक का पैसा लेता है तो उस पर इंटरेस्ट बहुत कम देता है, लेकिन वही पैसा जब वो लोन में देता है तो इंटरेस्ट ज्यादा लेता है. ये डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट जो होता है बैंक का प्रॉफिट हो जाता है. प्लस बैंक जितना भी डिपॉजिट रखता है पूरा का पूरा नहीं लोन में देता. कुछ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट, ये कुछ पार्ट ऑफ द डिपॉजिट वो अपने पास रखता है एज रिजर्व, ताकि अगर पब्लिक उससे मांगने आए तो उसको पे बैक कर सके एज डिमांड डिपॉजिट. So this is the complete working of a bank or the loan activities of a bank.